Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics by Vijendra. Myself Vijendra Patil and I am here to teach you subject physics. So today's topic is gravitation. In that gravitation we already started the subtopic Kepler's laws of planetary motion. This is the second part on Kepler's laws of planetary motion. In part first we already studied the Kepler's first law of motion. This first law of motion is also called as law of orbit because in first law Kepler clear the shape or nature of orbit of motion of planet about the sun, and the nature or the shape is elliptical one. Kepler also clear the position of sun inside the ellipse, and the sun is located at the focus of an ellipse. This is the Kepler's first law. Now in this part we will start with Kepler's second law. Kepler's second law is also called as the law of equal area. So without wasting time, let's start Kepler's second law. तो देखो बच्चों, हमने ऑलरेडी पहले केपलर का फर्स्ट लॉ देखा है. अभी आज हमें पढ़ना है केपलर का सेकंड लॉ, जिसे और में कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया. क्यों कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया, सब क्लियर होगा. तो देखो, हमें पता है केपलर ने फर्स्ट लॉ में क्लियर किया कि प्लैनेट की मोशन अबाउट द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में. तो हम यहां पे एक इलिप्स निकालेंगे लाइक दिस वन. तो ये इलिप्स नथिंग बट द पाथ ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट है अबाउट द सन. तो देखो बच्चों, मान के चलो प्लैनेट की पोजीशन यहां पे और जो सन है अपना वो यहां पे कुछ इस तरह. ये एट वन ऑफ द फोकस सन की पोजीशन है और एक प्लैनेट की पोजीशन है. हमें पता है जो वेक्टर शो करता है पोजीशन उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर. अभी सन के रिस्पेक्टिव प्लैनेट अगर यहाँ पे, तो ये पोजीशन का ये हुआ पोजीशन वेक्टर. द पोजीशन वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर. हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर को हम और में कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर. अभी देखो ये प्लैनेट इन मोशन है अबाउट द सन, लाइक एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है. सपोज ये जो प्लैनेट है ये प्लैनेट पी पोजीशन से यहां तक आता है पोजीशन क्यू तक, और P से Q तक आने में उसे टाइम लगता है, लेट मान के चलो T1. देखो बच्चों, ये प्लैनेट इन मोशन है रिस्पेक्टिव सन की पोजीशन फोकस में. ये प्लैनेट की इनिशियल पोजीशन है, यहां से प्लैनेट यहां तक आने में टाइम लेता है T1. ये पोजीशन का ये पोजीशन वेक्टर. अभी जो नई पोजीशन है Q, वहां पे हम निकाल सकते हैं ये वाला पोजीशन वेक्टर. दोनों पोजीशन वेक्टर ने यहां पे एक एंगल कवर किया, सॉरी एरिया कवर किया, तो एरिया का नाम हम लेंगे E1. देखो बच्चों, प्लैनेट P को था, P से Q तक आया और P से Q तक आने में उसने टाइम लिया T1. मान के चलो कोई भी टाइम है T1, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो भी रहेगा. और रेडियस वेक्टर ने यहाँ पे सन के साथ जितना एरिया किया स्टेप्ड आउट उसे हम दिखाएंगे A1. तो ये जो एरिया यहाँ पे रेडियस वेक्टर ने स्टेप्ड आउट किया उसको मैंने शेड किया. अभी प्लैनेट कभी यहाँ पे रहेगा कभी यहाँ पे, और एक पोजीशन पकड़ेंगे हम यहाँ पे. लेट अभी नई पोजीशन कौन सी है ए, और इन टाइम T2 अपना प्लैनेट ए से लेके आता है बी तक. मान के चलो यहाँ पे था, यहाँ पे आने में उसे टाइम लगा T2. जैसे हमने यहाँ पे T1 पकड़ा वैसा यहाँ पे हम टाइम पकड़ेंगे T2. जैसे ये पोजीशन वेक्टर है तो ये पोजीशन का ये रहेगा पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन का ये रहेगा पोजीशन वेक्टर. अभी दोनों पोजीशन वेक्टर ने सन के साथ यहाँ पे जो एरिया शिफ्ट आउट किया उसका हम नाम लेंगे A2. जैसे यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2, इसको भी हम शेड करेंगे. देखो बच्चों, अभी प्लैनेट की अलग अलग पोजीशन है P, Q, A, B. दिस आर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ प्लैनेट. अभी हो क्या रहा है, अपना प्लैनेट ऐसा मोशन दिखा रहा है. P से Q तक आने में टाइम लगा T1 और एरिया कवर हुआ यहाँ पे A1. A से लेके B तक उसने टाइम लिया T2 और एरिया कवर हुआ A2. अभी लॉ क्या कहता है, केपलर का जो सेकंड लॉ है उसे इक्वल एरिया क्यों कहते हैं. तो देखो केपलर कहते हैं अगर P से Q तक आने में और A से B तक आने में अगर दोनों टाइम आपको सेम लग रहे हैं, जैसे कि वहां पे टाइम कौन सा है T1 और यहाँ पे टाइम कौन सा लगा T2, अगर दोनों टाइम सेम है, यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक आने में दोनों तरफ अगर टाइम तुम्हारा इंटरवल सेम लग रहा है, तो दोनों टाइम में जो एरिया कवर हुआ A1 और A2 वो एरिया भी कैसा रहेगा इक्वल. इसका मतलब है इक्वल टाइम में
अपने रेडियस वेक्टर ने यहाँ पे जो कवर किया एरिया वो भी कैसा है, इक्वल। तो देखो साइंटिस्ट केपलर ने जो स्टेटमेंट बताया वो कैसा है, इसे हम कहेंगे रेडियस वेक्टर। ये वाला ये वाला ये वाला ये सब रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर को हम और में कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो केपलर का जो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है कुछ इस तरह है, रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू एनी पोजीशन स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया। एरिया कैसा है, इक्वल, लेकिन कब, उसमें कंडीशन है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक आने में अगर दोनों तरफ का टाइम सेम है तो ही, अगर T1 A2 इक्वल है तो ही हम कह सकते हैं A1 और A2 ये जो एरिया कवर हो रहा वो भी कैसा है, इक्वल। सो केपलर के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू एनी पोजीशन ऑफ प्लैनेट स्वेप्ट आउट, कवर करने, स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज, इसका मतलब निकलता है पर्टिकुलर एरिया में प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी वो क्या है, कांस्टेंट, और उसको हम दिखा सकते हैं ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वैल्यू हर वक्त क्या रहेंगी, कांस्टेंट। दिस इज द केपलर सेकंड लॉ। Radius vector drawn from sun to any position of planet swept out equal area in equal interval of time. That is, aerial velocity is constant, and aerial velocity is constant means dA upon dt. dA upon dt is equals to constant. इसको हम कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी। अभी इसे हमें प्रूव करना है, तो यहां तक अगर लिखते हैं आप तो ये होगा शॉर्ट में। अभी आप नीट पढ़ रहे, JEE पढ़ रहे, तो हमें इसको कैसा प्रूव करते हैं देखना पड़ेगा। dA अपॉन dt को हमें कांस्टेंट दिखाना है, ये अपना अभी स्टडी आगेगा। तो देखो बच्चों, अभी यहां पे मैं एक इलिप्स ड्रॉ करूंगा लाइक दिस वन। ये इलिप्स मींस नथिंग बट द पाथ ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट है। मान के चलो प्लैनेट की पोजीशन यहां पे लेट पोजीशन P और सन की पोजीशन यहां पे लेट S। अभी ये हुआ अपना प्लैनेट पोजीशन का रेडियस वेक्टर, the vector which denote the position of particle called as radius vector। अभी हमें पता है अगर पार्टिकल ऐसा हो रहा रिवॉल्व तो उसकी जो वेलोसिटी रहेंगी ऐसी कुछ इस तरह, लेट वेलोसिटी कौन सी रहेंगी, v बार, और ये जो है अपना रेडियस वेक्टर कौन सा है, r बार। अभी ये जो शेप है ये सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है। दैट्स व्हाई रेडियस और वेलोसिटी जो टेंजेंट पर रहती है दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं रहेंगी, इसलिए हमें यहाँ पे एंगल लेना पड़ेगा थीटा। देखो बच्चों, ये सर्कल नहीं है, अगर सर्कल होता तो रेडियस को अपनी वेलोसिटी रहती है हर वक्त परपेंडिकुलर, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये है इलिप्स, और इलिप्स होने के कारण यहाँ पे एंगल 90 नहीं रहेगा, कुछ भी रहेगा लेकिन 90 रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो देखो मान के चलो प्लैनेट पोजीशन P को था और P से वो आता है Q तक, नई पोजीशन कौन सी है, Q। अभी ये हुआ पोजीशन Q का नया पोजीशन वेक्टर। देखो बच्चों, P से लेके Q तक आने में उसे बहुत कम टाइम लगता, कौन सा लगता, dt। अब dt टाइम में वो प्लैनेट ने यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मान के चलो वो डिस्टेंस कितना रहेगा, ds। देखो बच्चों, v ये स्पीड है, डिस्टेंस कवर ds है, और कितने टाइम में, dt। तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बना सकते हैं, v इंटू dt। P पे प्लैनेट है, P से Q तक आया, P से Q तक आने में बहुत कम टाइम लगता है, dt। अब dt टाइम में कितना हुआ कवर डिस्टेंस, ds। तो ds टाइम है, ds डिस्प्लेसमेंट है, dt टाइम है, और v वेलोसिटी है। तो स्पीड का इक्वेशन हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt। तो ds इक्वल टू क्या बनेगा, v इंटू dt। देखो बच्चों, हमें प्रूव करना है d अपॉन dt। तो यहां से प्लैनेट जब यहां पे आया तो उसने कवर किया ए एरिया, इतना एरिया। अगर मुझे वो एरिया करना है कैलकुलेट, तो देखो बच्चों एक ट्रायंगल है, अभी ये ट्रायंगल में मुझे ये एरिया निकालना है, तो मैं थोड़ा वो ट्रायंगल साइड में निकलता है, ऐसा कुछ इस तरह है वो ट्रायंगल, लाइक दिस वन, ऐसा है। यहां से लेके यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो ds है, ये अपना कह सकते हैं हम इसको बेस, और हम इस ट्रायंगल की ये लेंगे हाइट, ये क्या लेंगे, हाइट। बच्चों हमने इसको एक्सटेंड किया यहाँ पे, तो ये जो लाइन पे अपनी स्पीड है इसका एंगल हमने बताया कितना है, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये जो बचा इसे हम ले सकते हैं
180 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों अभी हमें ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया रहेगा बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट की कीमत निकालना है। ये जो छोटा ट्रायंगल है इसमें मैं फंक्शन यूज करता हूं साइन ऑफ। साइन ऑफ यूज करता मैं 180 माइनस थीटा। तो क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन सा है, डीएस। और हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा को हम कहते हैं साइन थीटा। और एच अब हाइट है और डीएस की वैल्यू हमने यहाँ पे दिखाई, जो v इंटू क्या है dt। सो v इंटू dt इस, तो यहां से हमें h की वैल्यू मिलती है v इंटू डी टी इंटू साइन ऑफ थीटा। अभी ये जो है ये अपने ट्रायंगल की क्या है, हाइट। हमें प्रूव करना है डी अपॉन डी टी। तो उसमें ये जो पूरा अपना ट्रायंगल है इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो बच्चों उसका एरिया अगर निकालना है तो फॉर्मूला लेगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। जो हाफ ऑफ बेस है, ट्रायंगल का बेस यहां से लेके यहां तक जो बेस है हम पकड़ेंगे r, और h जो हाइट है वो कीमत अभी ऊपर हमने निकाली v dt इंटू साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों यहाँ पे जो कवर हुआ एरिया उसका इक्वेशन कुछ इस तरह बना, हाफ ऑफ v r dt साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन बना हाफ ऑफ, इक्वेशन कुछ इस तरह बना हाफ ऑफ आर वी डी टी साइन ऑफ थीटा। तो हमें जो प्रूव करना है उसमें डी अपॉन डी टी है, ये तो खाली डी है, इसको डी टी को दोनों तरफ डिवाइड करो। सो देयरफॉर डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर वी डी टी साइन थीटा डिवाइड बाई डी टी। तो यहां से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बच्चों यहाँ पे हमने इक्वेशन फॉर्म किया डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर वी इंटू साइन ऑफ थीटा। हम इस इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन 1। छोड़ दो, अभी इक्वेशन 1 अपना बन गया। अभी देखो जो केपलर का सेकंड लॉ है, जो केपलर का सेकंड लॉ है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। देखो बच्चों जो केपलर का सेकंड लॉ है ना वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या रहता है, एल। क्या रहता है, एल। बच्चों ध्यान में रखो एंगुलर मोमेंटम एक क्वांटिटी हम कहां पे स्टडी करते हैं, हमारा एक चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स के अंडर एक चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो उसका मतलब ऐसा है, जो लॉ है कुछ इस तरह है, व्हेन और देन में, व्हेन और देन में कंडीशन है व्हेन टॉर्क अगर 0 है देन एल क्या रहेंगी, वैल्यू कांस्टेंट। बच्चों ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि अगर जो बॉडी हो रही रोटेट उसके ऊपर अप्लाई होना टॉर्क अगर 0 है तो एल की वैल्यू क्या रहेंगी, कांस्टेंट। जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है अगर वो टॉर्क 0 है तो एल कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमें अभी टॉर्क 0 दिखाना पड़ेगा। टॉर्क का इक्वेशन क्या रहता, टॉर्क का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, इन वेक्टर फॉर्म रहेगा कुछ इस तरह, आर बार क्रॉस एफ बार। व्हाट इज आर बार, आर बार क्या है, यहां से लेके यहां तक जो मैंने दिखाया वो है अपना पोजीशन वेक्टर, उसको हम कह सकते हैं आर बार। आर बार क्या है अपना, ये प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर, उसको हम और में कहते हैं रेडियस वेक्टर। व्हाट इज एफ बार, सन के थ्रू ये प्लैनेट हो रहा रिवॉल्व, तो सन ने ये प्लैनेट के ऊपर क्या किया अप्लाई, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों आर अपना रेडियस वेक्टर है, अवे फ्रॉम सन है, और जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो टुवर्ड सन है। अभी दोनों देखो आप एक दूसरे के इन अपोजिट डायरेक्शन है। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है कुछ इस तरह, ए आर बार है कुछ ए एफ बार है, तो दोनों अपोजिट वेक्टर है, दैट्स व्हाई दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, 180। और हमें पता है, हमने सीखा है वेक्टर चैप्टर में कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें लेना पड़ता साइन थीटा। क्या लेना पड़ता, थीटा। वेयर थीटा क्या है, दोनों का बीच में का एंगल। हमें पता है साइन 180 की वैल्यू क्या रहती है, 0। साइन ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0।
तो बच्चों यहाँ पे क्लियर हुआ, आर को एफ मल्टीप्लाई और साइन ऑफ 180, साइन ऑफ 180 की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे पुट की तो क्या है 0 और 0 इंटू समथिंग टोटल 0। बच्चों प्रूव हुआ, यहाँ पे प्रूव हुआ कि टॉर्क 0 है। अगर टॉर्क 0 है तो यल की वैल्यू क्या रहेंगी, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम अपना क्या है, कांस्टेंट। अभी बच्चों एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन क्या है, वो भी कुछ इस तरह है, सिमिलर टू दिस वन। एंगुलर मोमेंटम कैसा निकलते हैं, एल बार इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। क्या निकलते हैं, आर बार क्रॉस पी बार। अभी पी क्या है, बट हमें पता है वेक्टर पी बार का इक्वेशन कुछ इस तरह, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, देयरफॉर एल बार इक्वल टू होगा आर बार एम इंटू वी बार। अभी इसमें मास स्केलर है तो अपना जो एल का फॉर्मूला है उसको सामने लो, आर वी इंटू क्या बनेगा, साइन ऑफ थीटा। बच्चों एल बार का इक्वेशन क्या बना, आर बार क्रॉस पी बार। पी बार क्या अपना लीनियर मोमेंटम, उसकी वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी। इसकी वैल्यू यहां पे डाल दो, डाल दी, जो मास है साइड में लो, और वी बार क्रॉस आर बार क्रॉस वी बार का क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, आरबी sin थीटा। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस यूज करते हैं और क्रॉस में साइन, यहाँ पे साइन यूज किया। तो देखो बच्चों अभी ये जो एम है ना, एम इसको हम लेंगे नीचे। इसको अगर हम नीचे लेंगे, अभी मुझे इसको हटाना पड़ेगा, जगह नहीं वहां पे, तो इसको मैं हटा दूं। ये फिगर आप नोट कर लो। देखो बच्चों ये जो लास्ट स्टेप है उसमें हम ऐसा करेंगे, आरवी sin थीटा उधर छोड़ देंगे और जो मास है प्लैनेट का उसको नीचे लाएंगे। हाँ बच्चों ये जो मास है, मास, ये मास किसका है, ये मास फिरने वाला पार्टिकल यहाँ पे कौन है, फिरने वाला पार्टिकल कहो ऑब्जेक्ट कहो अपना प्लैनेट है। तो प्लैनेट का पकड़ के चलो मास कितना है, m। तो बच्चों ये जो मास इधर का इधर गया तो हम इसे नाम दे दे इक्वेशन 2। अभी देखो इक्वेशन 1 में आरवी sin थीटा है और यहाँ पे भी आरवी sin थीटा है और उसकी वैल्यू क्या है, एल बाई एम। अभी हमें प्रूव करना है हमारा एम क्या है, हमारा एम है डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें बताना है डी ए अपॉन डी टी, हमें क्या बताना है, कांस्टेंट। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें 2 की वैल्यूज पे डाल सकते हैं। सो ऐसा यहाँ पे अब मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू ये वाली वहां पे डाल दो तो क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन बनेगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ बचेगा और उसको हमें लिखना पड़ेगा एल अपॉन एम। तो बच्चों एट द लास्ट मोमेंट हमारा इक्वेशन आया एल इंटू 1 एल अपॉन 2m। तो ये सब वैल्यू अब कांस्टेंट है। कैसे, ऑलरेडी हमने प्रूव किया बच्चों कि टॉर्क अगर 0 है तो यल कांस्टेंट है। अब यल यहाँ पे कांस्टेंट है तो यम क्या बचा, एम बचा प्लैनेट का मास। तो बच्चों एल भी कांस्टेंट है और प्लैनेट का मास भी कांस्टेंट है। तो हमने प्रूव किया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज क्या निकला, कांस्टेंट। और डी अपॉन डी टी को हम क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी इज कैसे निकली, कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी अपनी कैसी है, कांस्टेंट। तो बच्चों ये था डी ए अपॉन डी टी का प्रूफ। हमने दिखाया टॉर्क 0 है सो एल कांस्टेंट है और आखिरी जो इक्वेशन आया उसमें एल अपॉन एम आया। हम यहाँ पे क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि आर और वी वेरिएबल है। यहाँ पे आर भी कांस्टेंट नहीं है। आर क्या रहता है, डिस्टेंस। कभी डिस्टेंस ज्यादा है कभी कम है, तो हर जगह पे डिस्टेंस सेम नहीं है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे बोल नहीं सकते सब कांस्टेंट है, हमें ऐसा लाना पड़ा। अभी आखिरी इक्वेशन में एल भी कांस्टेंट है, प्लैनेट का मास भी कांस्टेंट है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट है। व्हाट इज एरियल वेलोसिटी, अभी उसके लिए हमें और एक लॉ देखना पड़ेगा, और एक लॉ नहीं, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप इतना एक बार नोट करो। तो बच्चों अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ा बाकी, अभी थोड़ा बाकी में थोड़ा बाकी क्या है, देखो बच्चों ये है अपना इलिप्स, और ये जो इलिप्स है ये इलिप्स इज नथिंग बट द पाथ ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट है अबाउट द सन, और ये है अपनी सन की पोजीशन।
ये प्लैनेट की पेरी की पोजीशन सबसे नजदीक वाली है और ये प्लैनेट की सबसे दूर वाली पोजीशन कौन सी रहेंगी? अप होगी। ये पेरी की अप होगी। और मान के चलो प्लैनेट ऐसा घूम रहा, तो हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहता? मिनिमम। मिनिमम को हम पकड़ेंगे r1 और यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्लैनेट का डिस्टेंस है वो मान के चलो i2। अगर प्लैनेट ऐसा घूम रहा तो वेलोसिटी यहाँ की रहेंगी ac, लेट टेंजेंशियल, तो पकड़ के चलो v1। यहाँ पे अगर निकालूंगा मैं तो निकल ऐसी रहेंगी v2। यहाँ पे प्लैनेट का मास क्या है? m। यहाँ पे भी प्लैनेट का मास करेगा m, कम होगा? कम नहीं होगा, वही रहेगा। r2 डिस्टेंस है, v2 स्पीड है, m मास है। r1 डिस्टेंस है, m मास है और v1 क्या है? स्पीड है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा? कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब है ये साइड का एंगुलर मोमेंटम L1 है और ये साइड का एंगुलर मोमेंटम कौन सा है? L1 है। और दोनों साइड का कैसा है? सेम। सेम मींस कैसा? L1 = L2। और हमें पता है L का फॉर्मूला क्या रहता? इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में P को हम लिखते हैं mv into r। तो देखो बच्चों L का बेसिक फॉर्मूला ये रहता L = r into P, और लेकिन P को हम लिखते mv, तो हमारा फॉर्मूला बनता mvr। ये है अपना फॉर्मूला L का इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे mvr, इधर भी mvr। तो यह मास दोनों सब सेम है, 1 के लिए 1 1 और 2 के लिए 2 2। मास कैंसिल हुआ तो जो बचा वो अपना एक रिलेशन बना r2/r1। बच्चों यहां से क्लियर हुआ? अगर v1 को v2 डिवाइड करते और r2 को r1 डिवाइड करते तो यहां से क्लियर हुआ दिस इंप्लाइज दैट आवर प्लैनेट्स वेलोसिटी इज वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस। अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू घटती है। बच्चों हमने यहां पे क्लियर किया, क्या क्लियर किया? हर जगह पे स्पीड सेम नहीं है। प्लैनेट की जो स्पीड है हर जगह पे सेम नहीं है। कैसे? हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। दोनों कहीं पे भी लो, ये पोजीशन का L2 है, ये पोजीशन का L1 है, दोनों तरफ का एंगुलर मोमेंटम हमने दिखाया कांस्टेंट L1 = L2। L1 को हमने लिखा m v1 r1, इसको लिखा m v2 r2। दोनों साइड का मास कैंसिल हुआ, v1 r1 = v2 r2 में हमने रिलेशन बनाया v1/v2 = r2/r1। फर्स्ट का सेकंड के साथ, तो सेकंड के फर्स्ट के साथ रेशियो है। इसका मतलब दोनों में रेशियो कौन सा है? इनवर्स। और इनवर्स का मतलब क्या निकला? देखो अगर r1 r2 में आप देख सकते हैं r2 बड़ा है, तो वैसे ही v1 और v2 में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, v1 रहेगा बड़ा। अगर ये वैल्यू आपकी मिनिमम है तो ये रहेंगी मैक्सिमम, और ये अगर आपकी मैक्सिमम है तो ये रहेंगी मिनिमम। बच्चों हमने ये क्लियर किया, डिस्टेंस अगर मिनिमम है तो स्पीड मैक्सिमम, और डिस्टेंस अगर मैक्सिमम है तो स्पीड कैसे रहेगा? मिनिमम। तो ये जगह पे स्पीड मिनिमम रहता और ये जगह स्पीड कैसे रहता? मैक्सिमम। तो हम यहां से क्लियर कर सकते हैं कि प्लैनेट की जो स्पीड है हर जगह पे सेम नहीं है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो यहां से यहां तक आने में स्पीड कम होती है और यहां से यहां तक आने में स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन देखो बच्चों, अगर मान के चलो यहां पे स्पीड अपनी कितनी है? 20, और यहां पे स्पीड कितनी है? 10। कुछ भी पकड़ो, km/h, मीटर/सेकंड। मान के चलो ये जगह पे स्पीड 20 है और ये जगह पे स्पीड 10 है। हो सकता है यहाँ पे 10 से बढ़ते बढ़ते 15 पे आ जाएंगे और 15 से बढ़ते बढ़ते 20 पे। हो सकता है यहां से 20 से लेके यहां तक हो जाएंगी कम 15 की, और यहाँ पे अगेन हो जाएंगी 10 की। 20 का 15, 15 का 10, 10 का 15 पर, या और 15 का हो जाएगा 20। तो हमने देखा हर जगह पे स्पीड सेम नहीं है, लेकिन पहले राउंड में अगर ये जगह पे स्पीड 15 का है तो दूसरे भी राउंड में वही पे स्पीड वही रहेंगी 15 15 15 15 मींस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर इसको हम हटा देंगे तो ये क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट। बच्चों ये गलत हुआ, हमारा ये वर्ड है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। मींस इसका मतलब वेलोसिटी हर जगह पे सेम नहीं है, लेकिन इन अ पर्टिकुलर एरिया आप जब आएंगे वहां पे आपको वही स्पीड देखने को मिलेंगी, उसे कहते हैं हम एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बच्चों कुछ इस तरह अपना सैंडिस के ब्लड का सेकंड लॉ, जो बच्चे जेईई एडवांस तक जाना चाहते, डीप में जाना चाहते, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लॉ तो यहाँ पे खत्म हो गया।
Radius vector drawn from center of sun to any position of planet swept out equal area in equal interval of time, that is air velocity is constant. ये तो खत्म हो गया, लेकिन आप नीट पढ़ रहे, जेई पढ़ रहे, तो ये सब जानना जरूरी है. तो इसका आप नोट्स बनाओ तुरंत. एक पॉइंट अभी बाकी है बच्चों, एक पॉइंट. तो बच्चों एक आखिरी पॉइंट लेना बाकी है, वो है जैसे कि यहां पे हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कुछ इसी तरह, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो देखो बच्चों, केपलर का सेकंड लॉ ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कैसे? तो हमें पता है जो प्लैनेट की ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल होने, कुछ लाइक दिस वन. और हमें ये पता है कि प्लैनेट की दो पोजीशन इंपॉर्टेंट है. ये है अपना सन, सूर्य जिसे हम कहते हैं. ये अपने प्लैनेट की पोजीशन है पेरिगी, और यहां से लेके यहां तक हमें पोजीशन पता है अपोगी. सबसे दूर वाली अपोगी और सबसे नजदीक वाली पेरिगी. हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस r1 है और यहाँ पे डिस्टेंस r2 है. ये r1 है, r2 है. यहाँ पे स्पीड कौन सी रहती? v1. यहाँ पे स्पीड कौन सी रहती? v2. ऐसा क्यों लिया मैंने? क्योंकि प्लैनेट ऐसा हो रहा रिवॉल्व. ये प्लैनेट है अपना. तो बच्चों हमें पता है डिस्टेंस मिनिमम है, स्पीड मैक्सिमम है. डिस्टेंस मैक्सिमम है, स्पीड मिनिमम है. अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया, पीछे यहाँ पे. अभी हमें ये बताना है कि यहाँ की प्लैनेट की टोटल एनर्जी और यहाँ की प्लैनेट की टोटल एनर्जी सेम है. क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म. यहाँ पे की अलग रहेंगी, वहां पे की अलग रहेंगी. की यहाँ से यहाँ तक आने में कम होती है तो पोटेंशियल बढ़ती है. यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल मिनिमम है. तो उल्टा यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक यहाँ पे. लेकिन दोनों का हिसाब अगर करते तो टोटल एनर्जी दोनों तरफ कैसे रहती? सेम. तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं टोटल एनर्जी यहाँ की और टोटल एनर्जी यहाँ की सेम है, सेम. लेकिन टोटल एनर्जी क्या है रे? काइनेटिक 1 और पोटेंशियल 1 की एडिशन है. वैसे यहाँ पे काइनेटिक 2 और पोटेंशियल 2 की एडिशन है. अभी काइनेटिक का और पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. जो काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं उसका बेसिक फॉर्मूला है हाफ ऑफ m v स्क्वायर. और पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चों हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन. चैप्टर कौन सा पढ़ रहे? ग्रेविटेशन. और ग्रेविटेशन में हमने देखा है पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है बॉडी का मास. और यहाँ पे बॉडी कौन है? अपना प्लैनेट. यहाँ पे जो बॉडी है वो बॉडी मींस अपना प्लैनेट है. तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है हाफ ऑफ m v स्क्वायर और पोटेंशियल का इक्वेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ बॉडी. अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या रहता है? माइनस gm अपॉन r और उसको मल्टीप्लाई m. ये जो मास है वो रहता सैटेलाइट का, और ये जो मास रहता है ये रहता अर्थ का. लेकिन यहाँ पे अभी अर्थ नहीं, यहाँ पे मेन प्लैनेट कौन है? सन. तो सन का मास हम पकड़ेंगे कैपिटल M, और जो सैटेलाइट है वो अपना प्लैनेट है. यहाँ पे सैटेलाइट अपना प्लैनेट है और अर्थ का काम कौन कर रहा है? सन. तो अभी चेंजेस होंगे, ये रहेगा मास ऑफ सन और रहेगा मास ऑफ प्लैनेट. तो बच्चों यहाँ की क्या रहेंगी? हाफ ऑफ m v स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे स्पीड कौन सी है? v1. पोटेंशियल एनर्जी हरदम रहती नेगेटिव, तो यहाँ पे कुछ इस तरह रहेंगी, खाली डिस्टेंस चेंज है यहाँ पे r1. तो आगे क्या रहेंगे अभी इक्वेशन? हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर. और इक्वेशन यहाँ पे पोटेंशियल का रहेगा चेंज. कैसा चेंज? ये तो रहेगा मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट, और डिस्टेंस रहेगा कौन सा? r2. डिस्टेंस रहेगा कौन सा? r2. बच्चों ये r1 है, ये r2 है. अभी हमें पता है ये वैल्यू इधर शिफ्ट करो और ये उधर शिफ्ट करो. ये इक्वेशन इधर ले लो, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस. तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? दोनों में कॉमन निकलेगा हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. इधर दोनों में क्या निकलेगा कॉमन? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m. जो बचेगा 1/r1, यहाँ पे बचेगा 1/r2. बट हमें पता है इसको मैं नाम दूंगा. अगर ये इक्वेशन कौन सा था अपना? कुछ भी नहीं, इक्वेशन 2 तक आए थे. इक्वेशन 2 है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3 और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 4. बच्चों जो इक्वेशन 3 है वो कुछ इस तरह v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2. इक्वेशन 3 को
और 4 को अगर आप सॉल्व करते ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ V1 का इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, Gm/A in bracket 1 plus E upon 1 minus E, एंड V2 का इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, Gm/A in bracket 1 minus E upon 1 plus E। ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर है, खाली फर्क है प्लस माइनस माइनस प्लस। कौन सी वैल्यू बड़ी है? हमें देखा यहाँ पे V2 बड़ी रहती V1 से, सॉरी V1 बड़ी है V2 से, V1 बड़ी है V2 से। मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम स्पीड, क्योंकि रिलेशन कैसा है? इनवर्स। तो बच्चों V1 ये वैल्यू मैक्सिमम है तो ऊपर लेना प्लस, नीचे लेना माइनस। V2 वैल्यू मिनिमम है तो फॉर्मूले ऊपर लेना माइनस, नीचे लेना प्लस। तो ये जो फॉर्मूले ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 आपको मिल जाते हैं। तो ये था एडवांस लेवल तक स्टडी। आप नीट पढ़ रहे, जेई पढ़ रहे, जेई मेन पढ़ रहे, जेई एडवांस पढ़ रहे, तो बच्चों आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, डिटेल में पढ़ना जरूरी है। कुछ बच्चे कहेंगे बहुत लंबा हो गया, लेकिन लंबा ही है, अच्छा ही है, समझ में आने होना। तो ये था सैंडिस केपलर का सेकंड लॉ। तो वंस अगेन एट द लास्ट मोमेंट आई रिपीट द स्टेटमेंट ऑफ केपलर सेकंड लॉ। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इक्वल एरिया। सो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, radius vector drawn from sun to any position of planet swept out equal area in equal interval of time, that is aerial velocity is constant. This is the Kepler's second law. Thank you.